वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? होप सो सब आप अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फर्स्ट सेशन। इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं अपन चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वेरी वेरी इजी टॉपिक, बिलीव मी, वेरी इजी। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में अपन सीखने वाले क्या है वो देखते हैं और फिर चैप्टर स्टार्ट करता है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में अपन बेसिकली दो बातें देखने वाले हैं ब्रॉडली। नंबर 1, सर ये एनपीओ क्या होता है, और नंबर 2, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनते हैं वो बनाना अपन सीखने वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल टर्म सीखने वाले हैं जो एनपीओ के अंदर यूज़ होता है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मीनिंग से और आगे चलता है। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो के अंदर अपन जो थ्योरी का पोर्शन है वो कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे अपन प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन एनपीओ की मीनिंग की। तो देखो सर, जब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम ब्रॉडली ऑर्गेनाइजेशन को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड नंबर 2 नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना चैप्टर है पूरा नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डील करेगा, लेकिन अपन सीखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के टाइप देख रहे हैं अभी। दैट इज़ ये दो टाइप के हो सकते हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सर जो सर्विस देते हैं, साथ में उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलते हैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, रिटेलर बिजनेसेस, होलसेलर बिजनेस, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे ट्रेड बिजनेस हैं जिनका बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है ये। ठीक है, लेकिन जो ये चैप्टर पढ़ने वाले अपन वो डील करता है नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब सर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस तो देते हैं बट जिनका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलते हैं नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एज पर द इंडियन लॉ के अंदर अपन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 3 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 सोसाइटी के रूप में, नंबर 2 ट्रस्ट के रूप में, एंड नंबर 3 एज अ कंपनी। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म है जिसके अंदर अपन एक एनपीओ को बना सकते हैं। ठीक है, अपन अभी बात करने वाले हैं एज ए कंपनी के रूप में। ठीक है, तो जब अपन एक एनपीओ को एज ए कंपनी के रूप में फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर एक एक्ट अप्लाई होता है जिससे बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है कंपनीज के ऊपर। ठीक है, लेकिन सर ये जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं था तो इससे पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956, जिसको हटाकर एक नया एक्ट, या अपन बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए और इसे अमेंड करके कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया गया। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956 और अब आ गया कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो अपन को बताता है सर कि एनपीओ का मतलब क्या होता है। ठीक है, हर एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं जो हमको कुछ डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में जो उसके अंदर डिफाइन होती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो अपन को डील करता है कि सर ये एनपीओ का मतलब क्या होता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखो तो हमेशा यूज़ करना सेक्शन का एज वेल एज उस कंपनीज एक्ट का कि वो कौन से कंपनीज एक्ट का सेक्शन है। तो आपको बताना है एज पर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इज अ कंपनी विच इज हैज़ इन इट्स ऑब्जेक्ट्स, जिसके ऑब्जेक्ट्स में क्या लिखा हुआ होता है सर, द प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिसर्च अदर ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये सर कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज वो कंपनी होती है
जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, प्रमोशन करना। किस चीज़ का प्रमोशन करना, साइंस का, आर्ट्स का, स्पोर्ट्स का, सोशल वेलफेयर का, एजुकेशन का। साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं, ठीक है। ऐसे कंपनीज को अपन एनपीओ बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इंटेंट्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब यह है सर कि ये अपने प्रॉफिट्स को या फिर इसके अदर इनकम को कहाँ अप्लाई करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। लेकिन अभी अपन ने एक मीनिंग समझा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होते ना सर जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं करते। तो यहाँ पर ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है कि इट्स अप्लाई इट्स प्रॉफिट मीन्स वो क्या प्रॉफिट मेकिंग बन गया? आंसर इज नो। एक बारी के लिए इस लाइन को होल्ड करना। इस लाइन को मैं जब अपन एनपीओ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझा दूंगा कि जो प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया गया है वो क्यों किया गया है, ठीक है। इस लाइन को अपन एक बार वापस अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक बार आगे चलते हैं और फिर इस लाइन को आगे अपन सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। देखो, तीसरी चीज़ बोलता है इंटेंट्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। इसका मतलब यह है कि जो भी एनपीओज होते हैं ना, वो अपने मेंबर्स को कभी भी प्रॉफिट नहीं बांटता है, ठीक है। पहली बात तो प्रॉफिट वर्ड यूज़ कर ही नहीं सकते अपन यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एनपीओ कभी प्रॉफिट अर्न नहीं करता। प्रॉफिट वर्ड यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है सर, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे होता है सरप्लस से, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ लॉस की, तो लॉस का मतलब होता है डेफिसिट, ठीक है। तो लॉस को अपन डेफिसिट बोल के चलते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड है वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है, बल्कि क्या है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। तो यहाँ पर कभी भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि अगर कंपनी के पास, अगर एनपीओ के पास कोई सरप्लस पड़ा है तो क्या वो उसको बांट सकता है? आंसर इज नो। प्रोहिबिट का मतलब होता है नहीं बांट सकता वो उसको। तो अगर कोई भी पेमेंट एज ए डिविडेंड करना चाह रहा है एनपीओ तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कंपनीज एक्ट उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो ये मीनिंग था कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक एनपीओ का मतलब। वापस देखते हैं सर, एक ऐसी कंपनी जो जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रमोशन करना। किस चीज़ का? साइंस का, आर्ट्स का, स्पोर्ट्स का, सोशल वेलफेयर का, एजुकेशन का, प्रोटेक्शन करता है एनवायरनमेंट का। साथ ही अगर वो कोई प्रॉफिट कमाता है या कोई अदर इनकम होती है तो उसको किस चीज़ में लगा देता है? वापस से इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब जो इसके ऊपर के ऑब्जेक्टिव है इनको फुलफिल करने के लिए क्या कर देता है? वापस उसको वहीं पे अप्लाई कर देता है, ठीक है। नंबर 3, जो एनपीओ होता है अपने जो एनपीओ होता है अपने मेंबर्स को कभी भी डिविडेंड नहीं बांट सकता। मतलब एज ए सरप्लस अगर उसके पास कुछ बचता है तो उसको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब था किसका? एनपीओ का, ठीक है। अब सर एक चीज़ समझना, नेक्स्ट लाइन बोलती है दीज कंपनीज कैन बी फॉर्म विद और विदाउट शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल का मतलब अपन सीखेंगे कंपनीज वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, कि सर शेयर कैपिटल क्या होती है। बट एक बारी के लिए समझ लो, शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, जिसे अपन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो जो कंपनीज होती है एनपीओ वाली, वो विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है और विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है। इसे फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, आगे चलते हैं। देखो आगे एक चीज़ समझना, चाहे से कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, चाहे से वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, हर बिजनेस को चलाने के लिए अपन को फंड चाहिए होगा, क्योंकि बिना फंड के वो अपनी एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं कर सकता। तो अगर आपको बिजनेस चलाना है तो फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कोई एनपीओ है तो उसके पास सर ये फंड आते कहाँ से वो समझते हैं, ठीक है। वो लाइन बोलती है द नेसेसरी फंड्स फॉर कैरिंग द बिजनेस आर ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शन। मतलब ये लाइन बोलना चाह रही है कि जितने भी फंड्स हैं बिजनेस के पास, जो बिजनेस से जो नेसेसरी फंड होता है बिजनेस को चलाने के लिए, वो फंड्स कहाँ से आता है? वो एज ए डोनेशन आता है, एज ए सब्सक्रिप्शन आता है। जो कौन देता है उसको? उसके मेंबर्स देते हैं और पब्लिक देती है या फिर गवर्नमेंट देती है, ठीक है।
इसके बाद देखना, these companies are not required to add suffix limited and private limited at the end of the name. सर आपको पता होगा कि जो प्राइवेट कंपनी होती है एंड पब्लिक कंपनी होती है उनको अपने नेम के एंड में लिमिटेड वर्ड एंड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या एनपीओ के लिए भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि वो लिमिटेड वर्ड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेगा? तो आंसर इज नो। एनपीओ के लिए कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपने नाम के साथ में कोई भी लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करे, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके नाम के साथ कुछ वर्ड जुड़ सकता है, इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि फाउंडेशन, फेडरेशन, चैम्बर्स एंड एसोसिएशन। तो ये वो वर्ड्स है जिसका अपन एनपीओ के नाम के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि एक एनपीओ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखो, नंबर 1, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल स्टेटस। इसका मतलब क्या सर? जैसे कि अपन ने समझा था कि जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं अपन, कि जब भी अपन अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस और बिजनेस का जो ऑनर होता है वो एक होता है या अलग होता है। जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता था अपन को कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग हमें हमेशा क्या करना है, जब भी अपन अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस और बिजनेस के ऑनर को हमेशा क्या मानेंगे अपन, अलग अलग मानेंगे, ठीक है। तो मतलब एनपीओ के बिहाव पर अगर कोई भी काम किया जाएगा तो उसके लिए एनपीओ रेस्पॉन्सिबल होगा या फिर उसके मेंबर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो एज पर द सेपरेट लीगल स्टेटस एनपीओ जितनी भी एक्टिविटी करेगा उसके लिए खुद एनपीओ रेस्पॉन्सिबल होगा, ना कि उसके मेंबर्स, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन लीगल स्टेटस, मतलब कि दोनों को अलग अलग मानेंगे। कंपनी जो एनपीओ है वो अलग है और उसके मेंबर्स अलग होंगे, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर। तो ये चीज़ अपन ने पहले भी देखी थी कि जो एनपीओ होता है वो किसके लिए काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, एजुकेशन को प्रमोट करता है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम करता है, ठीक है। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक देखता है, इट जनरेट्स द फंड फ्रॉम इट्स मेंबर्स, गवर्नमेंट एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब जो भी फंड जनरेट होता है एक्टिविटीज़ को करने के लिए, बिजनेस के एनपीओ के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमको फंड चाहिए होता है, और वो फंड कहाँ से मिलता है हमको, वो देते हैं उसके मेंबर्स, गवर्नमेंट एंड अदर सोर्सेज, मतलब कि जैसे कि पब्लिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फंड रेज करता है कौन, एनपीओ। नंबर 4, इट कैन री इन्वेस्ट द फंड्स एंड यूजेस दिस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया एज ए एनपीओ, ठीक है, मैंने एनजीओ स्टार्ट किया, वहाँ पर मुझे डोनेशन मिला, ठीक है। तो क्या मैं उस डोनेशन को कहीं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस। एक जो एनजीओज होता है, एनपीओ होता है, वो अपने फंड्स को री इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जो री इन्वेस्टमेंट किया उसने तो उससे वो कुछ अर्न करेगा। तो क्या सर वो जो अर्न करेगा उसको कहाँ लगा सकता है? तो वो बोलता है कि वो यूज़ कर सकता है ऐसी इनकम को टू फुलफिल द इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए री इन्वेस्टमेंट से उसने जो कमाया उसको वो उसके ऊपर लगा देगा, ठीक है। वापस समझाता हूँ, इट कैन री इन्वेस्ट द फंड्स, इसका मतलब कि जो पैसा उसके पास आया उसको वो क्या कर सकता है, वापस इन्वेस्ट कर सकता है, और उस इन्वेस्टमेंट से वो जो कमाएगा उसको वो किसके लिए यूज़ कर सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो एनपीओ का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। आगे देखते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हिट्स प्रॉफिट सेंटर्स, ठीक है। अब वो जो लाइन थी ना नंबर 2 वाली, ये जो लाइन थी दैट इज सेकेंड पॉइंट, intends to apply its profit or other income in promoting its objective। ओके, इसको डील करता है। तो ये जो फिफ्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बोलता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही इट्स ऑब्जेक्ट प्रॉफिट सेंटर्स।
प्रॉफिट सेंटर है इसका मतलब क्या सर, जो एनपीओ है वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन जाएगा? आंसर इज नो। प्रॉफिट सेंटर का मतलब होता है कि जहाँ से एनपीओ प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो क्या सर प्रॉफिट सेंटर है इसका मतलब क्या वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन गया? आंसर इज नो। पता है जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हम एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, जिसे एमओए बोलते हैं अपन, आपने सुना होगा। तो उस एमओए के अंदर क्या डिफाइन किया होता है पता है किसी को? उस एमओए में डिफाइन करता है एक बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स कि एग्जैक्टली उस बिजनेस को अपन ने बनाया क्यों है, किस किस लिए बनाया उसको, ठीक है। तो जब बिजनेस का एमओए बनता है तो उस टाइम उस एमओए के अंदर अपन ये भी डिफाइन कर सकता है, मतलब उन एक्टिविटीज़ को भी डिफाइन कर सकता है जिस एक्टिविटी के थ्रू हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्कूल बनाया जो एक एनजीओ था, ठीक है। तो स्कूल की एक्टिविटीज़ जो थी वो मेरे ऑब्जेक्टिव थे, स्कूल चलाना मेरा ऑब्जेक्टिव था। अब उसकी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? फंड चाहिए। तो या तो मुझे वो फंड मिलेगा डोनेशन से, या मेरे मेंबर्स से, या मुझे गवर्नमेंट देगी, ठीक है। लेकिन और कहाँ से आ सकता है फंड? वो सर वो आ सकता है प्रॉफिट सेंटर से। तो जब भी कोई कंपनी का एमओए बनता है तो उसमें ये चीज़ भी डिफाइन की जा सकती है कि सर ये मेरे प्रॉफिट सेंटर हो सकते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ किस लिए करूँगा मैं, ताकि मैं अपने ऑब्जेक्टिव जो था मेरा, जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज स्कूल, उसकी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकूँ। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिट सेंटर की बात करूँ, जैसे कैंटीन हो गया, पार्किंग फैसिलिटी हो गई, ये सारे क्या है? ये प्रॉफिट सेंटर्स है जहाँ से अपन प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट उस प्रॉफिट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम? हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, मतलब कि स्कूल की एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो अगर एक एनपीओ के प्रॉफिट सेंटर है तो इसका मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कभी भी कि वो एनपीओ नहीं है, वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, गलत। उसके एमओए में ये सब कुछ लिखा होता है। एक एनपीओ डिसाइड कब और कैसे होता है उसके मेमोरेंडम से डिसाइड होता है, उसके ऑब्जेक्टिव का लिखे होते हैं उसके एमओए में। तो एमओए के थ्रू ही अपन क्या डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है या नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट सेंटर है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कभी भी कि वो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है।